दोस्तों, कई बार देश में, समाचार पत्रों में, टीवी डिबेटों में, सोशल मीडिया पर यह चर्चा चलती है कि भारत विश्व गुरु कब बनेगा। विश्व गुरु बनने का अर्थ क्या है? कई लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि भारत किसी भी दिन विश्व गुरु बनेगा ही नहीं, क्योंकि भारत आज ही विश्व गुरु है। कैसे? चलिए देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप खो जाएं, उससे पहले बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब का भी। चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज दुनिया में जहां इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस कट्टरपंथ और आर्थिक मंदी की चंगुल में बुरी तरह से फंसकर हाँफ रहे हैं, वहीं 19वीं शताब्दी में कभी न डूबने वाले सूरज का साम्राज्य कहे जाने वाला ब्रिटेन का सूरज अब जहां सदियों के अंधकार में डूबने को तैयार है। यूरोप के कई देश हैं जो कहते हैं कि अरे क्या लेना देना है उन्हें दुनिया से, वो तो अमेरिका के पिछलग्गू बन के खुश हैं। इजराइल अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में साल के 12 महीने व्यस्त है। सऊदी अरब और यूएई अपनी छवि बदलने में लगे हुए हैं। अब बाकी मिडिल ईस्ट की बात करें तो ये पूरे के पूरे कट्टरपंथ की भेंट चढ़ चुका है। ईरान, इराक, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, तुर्की, गाजा, फिलिस्तीन, यमन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक दूसरे के प्रति द्वेष या फिर गृह युद्ध में खुद को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। अफ्रीका के कई देश गरीबी और गृह युद्ध से त्रस्त हैं और आज भी रोशनी की तलाश में हैं। उत्तर कोरिया ये तो पूरे विश्व को बारूद का ढेर बनाना चाहता है। यूक्रेन युद्ध भूमि बन चुका है। जापान अपनी गिरती हुई साख को सुधारने में लगा हुआ है। अब ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो ये विश्व पटल पर अपनी जगह बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। रूस यूरोप और अमेरिका के तानाशाही बर्ताव से लड़ते हुए खुद बर्बाद हुआ जा रहा है। चीन अपने विस्तारवादी मनोव्याधि से घिरा हुआ है। अमेरिका दुनिया पर अपना दबदबा और डर को कायम रखने और दुनिया के अन्य देशों में सरकारों को गिराने की योजना बनाने में व्यस्त है। अमेरिका, चीन और रूस सुपर पावर बनने की होड़ में दुनिया को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ऐसे में सिर्फ एक देश भारत में ही सारी दुनिया को उम्मीद की किरण नजर आती है। एक भारत ही है जो डेमोक्रेटिक, आर्थिक और सैन्य महाशक्ति होते हुए भी ना किसी गुट में बटा हुआ है और ना किसी देश की संपत्ति को हड़पने की योजना बनाता है। भारत कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किन्हीं दो देशों को लड़वाकर तमाशा नहीं देखता है, क्योंकि इन सब चीजों में इसकी ना कोई इच्छा है ना महत्वाकांक्षा है। इसके बावजूद पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के डंके को दुनिया ने देखा ही नहीं बल्कि सराहा भी है। अब आपको बता दें कि आज कई क्षेत्रों में भारत अग्र श्रेणी में होने के बावजूद भी किसी पर भी अपना अधिकार नहीं चलाता है, क्योंकि यह देश वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों से सींचा हुआ है। इन्हीं आदर्शों के कारण विश्व के 80% से अधिक देश भारत को एक सच्चा साथी, एक उम्मीद की किरण, एक पथ प्रदर्शक के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं, भारत विश्व की श्रेष्ठतम परंपरा होने के साथ ही इसका एक गौरवशाली इतिहास भी है जो दुनिया के कई देशों में देखने को मिलता ही नहीं है। स्वार्थ, आपसी द्वेष, विस्तारवाद और हथियारों और परमाणु बम्बों के जखीरे को इकट्ठा करने की होड़ के अंधकार से जो दुनिया को प्रकाश की ओर ले जाए वही तो कहलाएगा विश्व गुरु। सुपर पावर और विश्व गुरु होने में बहुत बड़ा अंतर है। आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य ताकत, न्यूक्लियर पावर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ताकत रखने वाले कई देश एक सुपर पावर कहलाते हैं, पर जो इन सभी ताकतों के होने के बावजूद संयम से काम करे और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की दृष्टि से विश्व की प्रगति व शांति के लिए काम करे, वो कहलाता है विश्व गुरु। कोरोना काल में ही देख लीजिए, भारत ने दुनिया के 58 नए देशों को 14.3 मिलियन वैक्सीन सप्लाई की थी, जो कोई भी सुपर पावर कहलाने वाले देश ने नहीं किया था। 10 बार अलग अलग देशों में सफलतापूर्वक इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स और राहत और बचाव कार्य भी चलाए। ऐसे और कई मौकों पर भारत ने कई देशों की सहायता की है। ये सब मानवता का दृष्टिकोण रखने वालों से ही संभव हो पाता है, सिर्फ मानवाधिकार को लेकर चिल्लाने वालों से नहीं। आज भारत नरेंद्र मोदी के नायकत्व में न सिर्फ विश्व का नेतृत्व अपितु विश्व का मार्गदर्शन करने की स्थिति में है। इसीलिए कहता हूं, भारत भविष्य में कभी किसी दिन विश्व गुरु बनेगा ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि भारत आज ही विश्व गुरु बन चुका है। आप क्या कहते हैं दोस्तों? अवश्य बताइए। जय हिंद, जय भारत। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भविष्य के युद्ध अब ध्वनि की गति से भी तेज होने जा रहे हैं? सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो अपने लक्ष्य को आपके पलक झपकने से पहले ही ध्वस्त कर दे। क्या ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है? लेकिन भारत ने इसे वास्तविकता बना दिया है।
जानिए कैसे भारत का नया मिसाइल टेस्ट दुनिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी को बदल रहा है। आज के तेजी से बदलते समय में हम अक्सर हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे शब्द सुनते रहते हैं, लेकिन इनका असल मतलब क्या है और ये हमारी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं, ये सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से कैसे अलग हैं और भारत के इस नए परीक्षण से दुनिया के रक्षा परिदृश्य में क्या बदलाव आने वाला है। भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। 17 नवंबर 2024 को भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल को ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये भारत के रक्षा क्षमताओं में एक बड़ा कदम है और इसका सफल परीक्षण भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के साथ एक एलाइट ग्रुप में खड़ा करता है। चलिए एक बार इसके परीक्षण को देख लेते हैं। इस प्राउड मोमेंट को आप भी अपनी आंखों में भर लीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि इस मिसाइल में आखिर खास बात क्या है। चलिए एक एक करके इसकी विशेषताओं को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। ये मिसाइल हाइपरसोनिक है, जिसका मतलब है कि ये ध्वनि की गति से 5 गुना तेज यात्रा करती है। इसे समझने के लिए ये 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकती है। ये किसी भी व्यावसायिक विमान, फाइटर जेट या यहाँ तक कि बुलेट से भी तेज है। इस मिसाइल की 1500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी की मारक क्षमता है। मतलब ये जमीन, समुद्र या हवा कहीं भी लक्ष्यों तक सटीकता से दूर से पहुंच सकती है। अब यहाँ पर बात आती है सबसे रोमांचक चीज की। सामान्य मिसाइल्स की तरह ये सीधी रेखा में नहीं चलती है, ये हवा में दिशा बदलने में सक्षम है। मतलब कि ये मिसाइल अपनी दिशा को उड़ान के दौरान बदल सकती है, जिससे कि इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल विभिन्न प्रकार के पेलोड सामग्री को ले जाने के लिए डिजाइन की गई है, जो इसे विभिन्न तरह के हमलों के लिए भी उपयुक्त बनाती है, चाहे वो सैन्य ठिकाने हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं। ये मिसाइल भारत के DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित की गई है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे कि भारत अब अन्य देशों पर अपनी रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए निर्भर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जरूरत ही क्या है। चलिए इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। क्विक रिस्पॉन्स। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये अपने लक्ष्यों को बहुत तेजी से हमला करके नष्ट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जब आपको किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को जल्दी और बिना किसी प्रतिक्रिया के हिट करना है, तो ये मिसाइल मददगार साबित होंगी। स्ट्रैटेजिक पावर यानी कि रणनीतिक ताकत। ये मिसाइलें दुश्मन के लिए भारत पर हमला करना मुश्किल बना देती हैं, क्योंकि अब हमारे पास तेजी से जवाबी हमला करने की क्षमता है। भले ही दुश्मन पहले हम पर हमला करने की कोशिश करे, ये एक प्रतिशोध बटन की तरह है जिसे आप जरूरत पड़ने पर दबा सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप सबसे खराब परिस्थितियों में भी सुरक्षित हैं। डिफेंस चैलेंजेस। ये मिसाइल्स इतनी तेज और अपनी दिशा बदलने वाली होती हैं कि इनकी पहचान करना और इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पारंपरिक रक्षा प्रणालियां जिनका उपयोग धीमी मिसाइल्स को पकड़ने के लिए किया जाता है, वो यहाँ पर असफल साबित होती हैं। अब चलिए बात करते हैं हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या अंतर है। नंबर 1, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक तेज होती हैं, यानी कि ये बेहद तेज चलती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स उड़ते वक्त अपनी दिशा बदल सकती हैं, जिससे कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल्स उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्य जैसे सैन्य ठिकाने और हाई प्रायोरिटी टाइम सेंसिटिव लक्ष्य को हिट करने के लिए डिजाइन की गई हैं। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल्स सभी 3 सैन्य, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शाखाओं के लिए उपयुक्त है। नंबर 2, सुपरसोनिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स ध्वनि की गति से अधिक यानी कि माक 1, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल से धीमी होती हैं। उदाहरण के तौर पर भारत का ब्रह्मोस मिसाइल माक 3 की गति तक पहुंच सकता है, यानी कि 3 गुना ध्वनि की गति से। ये मिसाइल्स आमतौर पर सापेक्ष रूप से सीधे रास्ते पर उड़ती हैं, जिससे कि उनका ट्रैकिंग करना थोड़ा आसान होता है। ये मिसाइल सटीक हमलों के लिए डिजाइन की जाती हैं, जल, वायु और भूमि से लॉन्च की जा सकती हैं। नंबर 3, बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स एक पूर्व निर्धारित मार्ग पर उड़ती हैं, मतलब ये पूर्व निर्धारित मार्ग पर चलती हैं, पहले ऊपर जाती हैं, फिर नीचे गिरती हैं और अपने लक्ष्य को हिट करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स को बहुत तेज गति से उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन उनका मार्ग अपेक्षाकृत अधिक प्रेडिक्टेबल होता है। ये मिसाइल्स लंबी दूरी तय करने और भारी विध्वंसक पेलोड ले जाने के लिए उपयोगी होती हैं, जैसे कि परमाणु युद्धक। चलिए देखते हैं कि भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स का रणनीतिक महत्व क्या है। भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल्स तकनीक में ये सफलता न सिर्फ भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती है, बल्कि ये दक्षिण एशिया और उससे आगे की रणनीतिक ताकत को भी बदल रही है।
प्रेम्प्टिव स्ट्राइक्स, पूर्व आक्रमण। अब भारत के पास ऐसी हमलावर ताकत है जो दुश्मन के हमला करने से पहले प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। ये मिसाइल स्वदेशी है, यानी कि भारत अब अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज खुद बना सकता है। ये एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ये आत्मनिर्भरता की निशानी है। ये मिसाइल सभी सैन्य शाखाओं द्वारा उपयोग की जाती है, जो इसे भारत के रक्षा परिदृश्य में एक मल्टीपर्पज और महत्वपूर्ण हथियार बनाता है। सामान्य शब्दों में कहें तो भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि ये रणनीतिक दृष्टिकोण से भी एक बड़ा कदम है। इस उपलब्धि ने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलें अब केवल भविष्य की कल्पना नहीं रही, बल्कि ये आधुनिक युद्ध की अग्रिम पंक्ति हैं और भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रक्षा, टेक्नोलॉजी और वैश्विक सुरक्षा पर और भी अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज भारत को तोड़ने की, यहाँ सांप्रदायिक दंगे भड़काने की, बहुसंख्यकों को जातियों में बांटकर उन्हें आपस में लड़वाकर उसका राजनीतिक लाभ उठाने की और देश को अराजकता के दलदल में धकेलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने की कोशिशें बेधड़क खुलेआम चल रही हैं। इस खेल में न केवल आंतरिक लोग बल्कि विपक्षी पार्टियां भी शामिल हैं। साथ ही विश्व के सो कॉल्ड बॉस बने बैठे लोग, विस्तारवादी सोच के लोग और डीप स्टेट के लोग, ये सारे लोग अपनी सारी शक्तियां लगाकर इस काम को करने में लगे हुए हैं। चलिए तो आज हम इस विषय से जुड़ी सारी कड़ियों को एक एक करके जोड़कर इस षड्यंत्र को जूम आउट करके देखने और इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपके दिमाग से सारे कंफ्यूजन्स दूर होने वाले हैं, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार ये लोग भारत के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र कर क्यों रहे हैं। पहला कारण है पिछले एक दशक से कांग्रेस का सत्ता से दूर रहना। देखिए, पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से सत्ता से दूर रहने के बाद एक समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी, अरे नहीं, देश की एकमात्र पार्टी कहलाने वाली पार्टी को सत्ता में वापस लाने की इच्छा प्रबल हो उठी है। उन्हें लगता है कि इस देश पर राज करना तो उनका खानदानी अधिकार है। अब लगता है ये पार्टी किसी भी सूरत में जल्द से जल्द भारत की राजनीति का सूत्र अपने हाथ में लेना चाहती है, क्योंकि इसे 10 साल तक सत्ता से दूर रहना बड़ा अंतराल लगने लगा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने सारे हथकंडे अपना के देख लिए हैं, पर मोदी जी की दिन प्रतिदिन बढ़ती पॉपुलैरिटी और वास्तव में चरितार्थ हो रही सबका साथ सबका विकास के मंत्र के सामने इनका कुछ नहीं चल पा रहा है। अब इसी हताशा में वो मोदी और बीजेपी का विरोध करते करते अब देश और देश के बहुसंख्यकों का विरोध करने पे उतर आई है। खैर, आगे वीडियो में हम इस पर तथ्यात्मक रूप से यानी कि लॉजिकल वे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, दूसरा कारण है क्षेत्रीय दलों को अपनी पकड़ खोने का डर सताना। दूसरे कई क्षेत्रीय दलों के लिए सत्ता से दूर रहना और अपने भ्रष्टाचार व गुंडा राज से वंचित रहना उनके सांसों को फुला रहा है। इसीलिए वो भी तोड़ गठजोड़ की राजनीति करके किसी भी तरह से सत्ताधारी पार्टी को हटाकर खुद सत्ता में आना चाहती हैं। और तीसरा कारण है सरकार व जनता में बढ़ती नजदीकियां। तेजी से चल रहे विकास कार्यों के कारण लोगों में सरकार के प्रति बढ़ता विश्वास, सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीब, वंचित और पिछड़े आदिवासियों को मिलना व उनके जीवन में सुधार होना और दशकों से रुके हुए कामों को गति मिलना और निश्चित समय सीमा में उनका पूर्ण होना, पूरे विश्व में बढ़ती भारत की साख और धाक, ये सब विरोधियों को चुभता है। वो हर सुधार, हर नीति, हर अचीवमेंट में सिर्फ खामियां ही ढूंढते हैं। वो इसका सिर्फ विरोध ही नहीं करते, बल्कि इससे जुड़े लोगों से द्वेष करते हैं, मनमुटाव करते हैं। चौथा कारण है भारत की त्वरित प्रगति से ईर्ष्या। विश्व के कई देश भारत में हो रही प्रगति, विकास कार्य, वैश्विक मंदी में भी तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की स्पष्टता व मुखरता, विश्व के अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में बन रहे भारत के नित नए कीर्तिमान और हथियारों के क्षेत्र में बढ़ती भारत की आत्मनिर्भरता। इतना ही नहीं, भारत का आर्म्स इंपोर्टर से ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना और बिना किसी डर व पक्षपात के भारत सरकार द्वारा देश हित में लिए जा रहे स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्णय, ये सब सदियों से दुनिया के ठेकेदार बने बैठे पंचों की मंडली को अच्छा नहीं लग रहा है। वो इसे अपने अस्तित्व के लिए चुनौती मान रहे हैं। इस कारण से ये लोग भारत के मार्ग पर कांटे बिछाने में लगे हुए हैं। पांचवा कारण है भारत का गुट निरपेक्ष अर्थात न्यूट्रल रहना।
अब देखिए, भारत रूस संबंधों में बढ़ती नजदीकियों से भी पश्चिमी देश परेशान है। जहां वर्ल्ड के सारे सो कॉल्ड विकसित देश रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूस की कमर तोड़ना चाहते हैं और यूक्रेन के साथ हैं, वहीं भारत ने कुछ नहीं कहा है कि हम यूक्रेन के साथ हैं या रूस के साथ हैं। भारत जैसे कुछ देशों का रूस के साथ व्यापार संबंध रखना और दोनों गुटों में बैलेंस बनाकर रखना, किसी को नुकसान न पहुंचाते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, उन्हें उनके वैश्विक प्रभावों को बढ़ाने के प्रयासों में बाधा लग रही है। नंबर 6, ग्लोबल साउथ में बढ़ रहा भारत का प्रभाव। ग्लोबल साउथ में बढ़ रहा भारत का प्रभाव भारत की सर्वे जना सुखिनो भवंतु की नीति, विकास की दौड़ में पिछड़े हुए देशों को साथ लिए विश्व की प्रगति में उनकी भागीदारी के लिए आवाज उठाना, इसे G20 के दौरान अफ्रीकन यूनियन को इस संगठन में शामिल करने में किए गए प्रयासों में हम सब ने देखा है। इसी के साथ ही ब्रिक्स संगठन में हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्र श्रेणी के देशों के समकक्ष पहुंचना, भारत का विश्व के कई देशों से रुपयों में हो रहे पेमेंट यानी कि लेन देन, ये सब कुछ पिछले 4 से 5 दशकों से दुनिया के ठेकेदार बने बैठे देशों के लिए बड़ा ही कष्टकारी हो रहा है, असहनीय हो रहा है ये सब कुछ। नंबर 7, कई क्षेत्रों में भारत की पहल और रिकॉर्ड तोड़ प्रगति। इसके अलावा भारत के UPI पेमेंट सिस्टम को विश्व के कई देशों से अपने देश में स्वीकृति देना और इस टेक्नोलॉजी को भारत से मांगकर अपने देश में उपयोग में लाना, पिछले 10 वर्षों में 13 करोड़ से भी अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, जन धन योजना के माध्यम से 53 करोड़ से भी अधिक लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रामाणिकता से प्रयत्न करना, पूरे भारत में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को एक एक करके रिकॉर्ड समय में पूरे करते चले जाना और कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बनाकर उसे प्रगति से जोड़ना, ये सब कार्य 145 करोड़ वाले भारत से जनसंख्या में 1/4 से भी कम जनसंख्या वाले देशों के लिए चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से भारत को तीसरी श्रेणी में ही रखा है। तो कई देशों को भारत की ये बदलती तस्वीरें चुभ रही हैं। ऐसी कई अन्य बातें हैं जो देश और विदेश के भारत विरोधियों को नागवार गुजर रही हैं, पर वो एक एक करके अकेले तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी हार निश्चित है। इसीलिए वो एक षड्यंत्र के तहत इकोसिस्टम बनाकर मोदी जी को और भारत को घेरने के लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं। चलिए, इस विषय से जुड़े बाकी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगला हमारा विश्लेषण और भी ज्यादा रोचक होगा, तो उसे मिस ना करें। दोस्तों, आपके सपोर्ट व प्रोत्साहन के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि देश के भीतर और बाहर के लोग क्यों भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। अब इस एपिसोड में हम एक एक करके सारी कड़ियों को, घटनाओं को जोड़ते चलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये षड्यंत्र कितना बड़ा व भयावह है। यहाँ पर पहली कड़ी है राहुल गांधी की विदेश यात्राएं और भारत के खिलाफ बयान देना। देखिए, 2023 के सितंबर में श्रीमान राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे, तो उन्होंने भारत को लेकर और यहाँ की सरकार को लेकर क्या क्या झूठ फैलाने की कोशिश की, आप सब ने देखा था। वो कह रहे थे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं पर और उनके कामकाज में इंटरवेंशन किया जा रहा है और वहां की सरकार को यानी कि अमेरिकन सरकार को भारत सरकार के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर इससे प्रश्न ये उठता है कि क्या कांग्रेस मोदी का विरोध करते करते देश का भी विरोध करने लगी है। हाल ही में सिख समुदाय को लेकर सारी दुनिया के सामने कैसे झूठे नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश की गई और आप सबने देखा था। ये श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सिखों को अपनी पगड़ी पहनने की, कड़ा पहनने की और गुरुद्वारा जाने तक की आजादी नहीं है। अरे भाई, क्या ये सिखों के जज्बातों को भड़काने और विदेशी धरती से भारत के बारे में सरासर झूठ बोलने का मामला नहीं बनता क्या? इसका अर्थ खालिस्तानी मांग को इनका इनडायरेक्ट समर्थन है, ऐसा संदेश नहीं जाता क्या? आप खुद सोचिए, क्योंकि राहुल जी के इस बयान के अगले ही दिन खालिस्तान की मांग करने वाले सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन की ओर से इसी बयान का समर्थन किया गया था। इतना ही नहीं, राहुल जी जब विदेश जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी को साथ लेकर जाते ही नहीं हैं, ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो कहाँ जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, क्या बातचीत करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। अब देखिए, बात करते हैं जून 2023 की। राहुल सुनीता विश्वनाथ से मिले, जॉर्ज सोरोस के करीबी सहयोगी मानी जाती हैं और अफगान महिलाओं के लिए एक एनजीओ को भी चलाती हैं। अब जॉर्ज सोरोस कौन है? तो आपको बताते चलें कि हंगरी में जन्मा ये व्यक्ति आज अमेरिका का एक अरबपति है, जो कथित तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है और उसने मोदी सरकार को गिराने और भारत को अस्थिर करने की खुलेआम धमकी दी है।
और इस काम के लिए उसने $1 बिलियन खर्च करने का ऐलान किया हुआ है। इतना ही नहीं, राहुल अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इसी सोरोस के एनजीओ यानी कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी से मिले थे। तो इस बात को लेकर मीडिया पर भी कई सारे सवाल उठाए थे लोगों ने। अब सितंबर 2024 में उनके अमेरिका विजिट के समय वो पाकिस्तानी समर्थक यूएस लॉ मेकर इल्हान ओमर से जा मिले, जो कि पीओके को लेकर भारत विरोध में बयान देती। इसके अलावा उन्होंने डोनाल्ड लू से भी मुलाकात की थी, जिनका नाम बांग्लादेश में शेख हसीना और पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता पलट करने में आया था। अब यहाँ पे दूसरी कड़ी है इकोसिस्टम बनाकर काम करना। आपने पिछले 10 सालों से देखा होगा कि भारत के भीतर के कुछ लोग और भारत के बाहर के लोग कैसे इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। अब मैं समझाता हूं इसे। देखिए, इसे आपने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर, CAA कानून लाने पर, JNU कांड पर और किसान आंदोलन और दिल्ली के दंगों जैसे कई महत्वपूर्ण संदर्भों में देखा होगा कि कैसे देश के भीतर के कुछ विपक्षी पार्टियां, कुछ पत्रकार और मीडिया के लोग इस पर हल्ला मचा रहे थे। और ठीक उसी समय बाहरी देशों के सेलिब्रिटीज जैसे कि सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ग्रेटा थंबर्ग, सिंगर रिहाना, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर भारत को घेरने की कोशिश की थी। और आज के समय में देश हो या विदेश, कोई भी बड़े विरोध प्रदर्शन ऐसे ही नहीं चलते हैं। इनके पीछे कई हिडन हैंड और माइंड्स होते हैं और इन सब का अपना अपना स्वार्थ होता है। अब ये एक ओपन सीक्रेट है। इन सब के लिए विदेश से बहुत सारा पैसा आता है, एनजीओस के माध्यम से या फिर कई अन्य उद्यमों के माध्यमों से। आईटी डिपार्टमेंट की छानबीन में ये शॉकिंग न्यूज पता चली है और इस पैसे से भारत को अस्थिर करने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए और अन्य कई देश विरोधी कामों को चलाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। जब इस फंड का हिस्सा सबको मिल जाता है, तब वो हर मुद्दे पर हंगामा करके सरकार को घेरने की, झुकाने की, विकास कार्यों को रोकने की, डराने की, देश व सरकार को बदनाम करने की या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं। इसी मॉडस ऑपरेंडी से वो दुनिया में काम करते हैं और देश की सरकारों को अस्थिर कराते हैं, अराजकता फैलाते हैं और उसी देश के लोगों को अपने देश और सरकार के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं। वो लोगों को सही गलत के बारे में सोचने का मौका ही नहीं देते हैं, बस पैसों के दम पर लोगों को खरीदते हैं और अपना एजेंडा बेचते हैं। इस इकोसिस्टम में स्वार्थ हित साधने वाले देश के राजनेता, पत्रकार, मीडिया के लोग, लॉ एक्सपर्ट्स, सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओज, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज और इसके अलावा कई अलग अलग क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं। इस इकोसिस्टम को आप इको सिस्टम भी कह सकते हैं, जहां एक किसी ने कोई मुद्दा उठाया, तुरंत उसे अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने अपने तरीके से उछालकर उसे बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इको इफेक्ट्स होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और किसी के सोचने समझने से पहले ही वो चीज आग की तरह फैल चुकी होती है। सोचिए कि अगर इस सिस्टम का कोई व्यक्ति पकड़ा भी गया तो उसके बचाव पक्ष में आवाज उठाने के लिए भी इसी तरह इकोसिस्टम के कई लोग खड़े हो जाते हैं। देश के कई बड़े बड़े वकील भी इनकी पैरवी करने को तैयार रहते हैं और इस तरह ये लोग इकोसिस्टम बनाकर सरकार को, नेताओं को एक तरह से बौद्धिक तौर पर बंधक बना देते हैं ताकि वो स्वतंत्र रूप से देश के हित में कोई निर्णय ना ले सके जो इनके इच्छा के विरुद्ध हो। तीसरी कड़ी है यहाँ पर 2024 के चुनाव और झूठे नैरेटिव्स। आप सबने देखा कि 2024 के आम चुनावों को प्रभावित करने के लिए कैसे कैसे झूठे नैरेटिव गढ़े गए, जैसे कि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आएगी तो संविधान को रद्द कर देगी, आरक्षण हटा देगी, फिर कभी इस देश में चुनाव नहीं होने देगी, वगैरह 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 बहुत सारी बातें कही गई। और हम सब जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मगर थोड़ी देर के लिए ऐसा माहौल खड़ा करके लोगों के मन में भय और लालच उत्पन्न करके वोट ले लिए इन लोगों ने। बस उनका पैंतरा तो चल गया ना, उनका काम हो गया और इसके बाद कौन इनसे ये सब पूछेगा। वो सब जानते हैं कि ऐसी चुनावी बातों और वादों का कोई सर पैर नहीं होता है। ऐसे झूठे नैरेटिव्स को बार बार मीडिया में, पब्लिक स्पीचेस में उछाला जाता है ताकि सामने वाला इस बात को झूठा साबित करने में और अपनी छवि बचाने में ही व्यस्त रह जाए और मासूम मतदाता इसे कुछ देर के लिए सच समझने लगे। ये बातें तब सत्यापित हो गईं जब इन्हीं नैरेटिव्स को संविधान बदलेंगे, आगे से इलेक्शन नहीं होने देंगे, डिक्टेटर बन जाएंगे जैसे झूठे नैरेटिव्स को अमेरिकन राष्ट्रपति के इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ भी इस्तेमाल किया गया। बस अब आप समझ सकते हैं कि इस विषैली गंगा का स्रोत तो एक ही है और वो है डीप स्टेट और उससे जुड़े देशी नेता। देश के नेता जो किसी भी सूरत में सिर्फ सत्ता चाहते हैं
और ये बाहरी ताकतें एक कठपुतली सरकार चाहते हैं जो उनके इशारों पर नाचे और वो इस देश को बाजार बनाकर अपना माल बेचते रहे। चौथी कड़ी है लोगों को जातियों में बांटने की चाल। जब से बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने 2023 अक्टूबर में जातीय जनगणना का रिपोर्ट पेश किया है, तब से कुछ दलों ने अपने स्वार्थ हित के लिए लोगों को जातियों में तोड़ने के लिए एक बड़ा हथियार बनाने की कोशिश की है। खास करके श्रीमान राहुल गांधी जी, जो आजकल जहां भी जाते हैं भाषण देते हैं तो कहते हैं जातीय जनगणना करने की बहुत आवश्यकता है। अगर मोदी सरकार ये जातीय जनगणना नहीं कराती है तो जब हम सत्ता में आएंगे तब हम इसे कराने का वादा करते हैं। कांग्रेस कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस राज्य में जिस किसी जाति के लोग प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा रहेंगे उन्हें रिजर्वेशन में, सरकारी नौकरी में, संसाधनों के बंटवारे में उतना हिस्सा मिलेगा। अब इसे सुनकर लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे देश को जातियों में बांटने और लड़वाने की साजिश है। सीधी सी बात है ना। और इस हथकंडे से विपक्ष बहुसंख्यकों के एक मुश्त वोट जो किसी एक दो पार्टियों को जाते हैं उन्हें तोड़कर उनमें से कुछ जातियों को कुछ राजनीतिक लाभ व फ्रीबीज देने का लालच देकर उनके वोटों के सहारे फिर से सत्ता में आने के सपने को लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। इस विषय पर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी कहते हैं कि जातीय जनगणना करवानी है तो सभी समुदाय की जातियों और उपजातियों की जनगणना होनी चाहिए, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय की, क्योंकि तभी उस समाज के पिछड़ों को, वंचितों को न्याय मिलेगा। तब कहीं जाकर ये सही जातीय जनगणना कहलाएगी। लेकिन इससे विपक्ष को अपना एजेंडा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो वो लोग क्यों इसके बारे में बात करेंगे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जातीय जनगणना के माध्यम से इन्हें समाज के गरीबों, वंचितों और पीड़ितों का कल्याण करना है कि बस उन्हें जातियों में लोगों को बांटना है, तोड़ना है। आप समझ सकते हैं। पांचवी कड़ी है हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा बार बार हिंदुओं पर टिप्पणी करना, उनके भावनाओं को आहत करना, ये भी देश ने देखा है। राहुल गांधी जी संसद से कहते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। क्या भाई, कहां पे हिंसक है, जरा बताइए हमें आप। बाकी विपक्ष और खुद कांग्रेस के अन्य नेता इस पर मौन धारण करके इस स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं। आरएसएस को हर बात में बेवजह घसीटना और फिर वहीं पीएफआई जैसे संदिग्ध संगठनों की गतिविधियों पर और उनके नेताओं के बयानों पर चुप्पी साध लेना, ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति को लेकर इस देश में ओपोजिशन द्वारा बेझिझक चलाया जाता है। सिखों को लेकर राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कहा वो तो सरासर झूठा था। और ऐसे स्टेटमेंट्स का सहारा लेकर ही देश विरोधी ताकतें और विदेशी सरकार भारत को घेरने का प्रयास करते हैं। अगेन, ऐसे में इकोसिस्टम यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। जो यहाँ के विपक्षी नेता कहते हैं उसी को बेस बनाकर भारत के बाहर की ताकतें, मीडिया, डीप स्टेट से जुड़े लोग भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। और दूसरी ओर जिन बातों को विदेशी ताकतें उछालती हैं उनको लेकर हमारी विपक्षी पार्टियां हो हल्ला मचाती हैं। पांचवी कड़ी है देश के संस्थानों के कर्मचारियों के बीच फूट डालने की कोशिश करना या उनमें दुश्मनी के भाव को जन्म देना। अग्निवीरों को लेकर विपक्ष द्वारा कैसे लोगों में सरकार व सेना के खिलाफ माहौल तैयार किया गया, ये तो आपने देखा है। राहुल गांधी जी ने बकायदा शहीद अग्निवीर अजय कुमार के घर वालों का वीडियो बनाकर कहा कि उन्हें सरकार से, आर्मी से कोई सहायता नहीं मिली। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि अजय कुमार के परिवार को लगभग 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिली। यस, और रेलवे के लोको पायलट से मिलकर कैसे उनमें जाति की भावना को भड़काने की कोशिश की, आप ही देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन पर भी हर चुनाव के बाद उंगली उठाई जाती है, या तो ईवीएम हैकिंग के मुद्दे को लेकर, या इलेक्शन कमीशन के बायस्ड होने को लेकर, या फिर चुनावी नतीजों को अप्रत्याशित कहकर। सीबीआई और ईडी के स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्यवाही को संदेह की दृष्टि से देखना और उन्हें सरकार के एजेंसीज कहकर उनके गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। इसी तरह अपने पक्ष में फैसले न आने पर जुडिशरी पर भी लांछन लगाकर उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। अब पिछले दिनों की बात है कि नीट एग्जाम के समय पर हुए पेपर लीक को लेकर जब विद्यार्थी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे तब उन्हें भी भड़काने की कोशिश की गई। 7वीं कड़ी है जाति देखकर मुद्दे उठाना। अब विपक्ष राज्य और जाति देखकर मुद्दे उठाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा और संगीन मामला क्यों न हो। हाल ही में बंगाल में हुए महिला डॉक्टर कांड को लेकर उसके विरोध में पूरे विपक्ष ने खुलकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक तो वो इंडी अलायंस के घटक टीएमसी द्वारा शासित राज्य था
और इसके अलावा उस पीड़ित डॉक्टर की जाति उनके वोट बैंक से मेल नहीं खाती थी ना, इसीलिए वो उसके एजेंडे को सूट नहीं करता था। हाल ही में गणपति पंडाल और गणपति व दुर्गा मूर्ति विसर्जन के समय हुए पत्थरबाजी और मारधाड़ पर भी विपक्ष ने चुप्पी साध ली, पर कुछ बोला भी तो तब जब इस हत्या में शामिल लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई करके उन्हें पकड़ा तो उनके सहानुभूति में इनके मुंह से कुछ शब्द निकले। वहीं अगर मामला किसी अन्य दल के शासित राज्य का होता तो बस उसमें से किसी जाति विशेष से जुड़ा मुद्दा होता तो ये लोग तो उस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ते और उस जगह को पॉलिटिकल टूरिज्म का अड्डा बनाते हैं। इस भेदपूर्ण नीति का कारण तो आप जानते हैं, ये सिर्फ ना सरकार से, ना मोदी से, बहुसंख्यकों की एकजुटता से, बल्कि ये पूरे भारत से द्वेष कहलाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे देश विरोधी शक्तियां अपने स्वार्थ हित के लिए अपना पूरा जोर लगाकर देश को अस्थिर करने, जातियों में तोड़ने की और यहां अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं। अगर यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने सर्कल में इसे अवश्य शेयर करें। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में इस षड्यंत्र से जुड़े और कई बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगले वीडियो को, जो कि इस सीरीज की अंतिम कड़ी होगी, उसे मिस मत कीजिएगा। आपके सपोर्ट और एनकरेजमेंट के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि कैसे भारत विरोधी ताकतें कैसे भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इस षड्यंत्र से जुड़े कुछ और बिंदुओं पर तथ्यात्मक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इस सीरीज से जुड़ी पहली 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखें। उनके लिंक्स हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं कड़ी है संसद सत्र को नहीं चलने देना। इस 18वीं लोकसभा के पहले 2 सत्रों में विपक्ष द्वारा, खास करके कांग्रेस द्वारा, कैसे हंगामा किया गया है पूरे देश ने देखा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जी से दिए गए पूरे भाषण के दौरान कांग्रेस ने कैसे हंगामा किया और सदन के वेल में उतरकर जोर शोर से नारेबाजी की, ये सब कुछ तो आपने देखा है। इसी तरह बजट सेशन भी सही ढंग से नहीं चल पाया। इससे पहले 17वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा अधिवेशनों को हंगामों की भेंट चढ़ा दी जाती रही है और जब सरकार द्वारा किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार होने की बात कही गई, तब भी हर सत्र में बार बार किसी न किसी तरह के अड़ंगे डालने का प्रयास किया गया। सत्र को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया गया। सदन से वॉकआउट करके पार्लियामेंट के कॉरिडोर में जाकर नारेबाजी करके हंगामा किया जाता रहा। और आप सब जानते हैं, जो लोग संविधान की दुहाई दिए फिरते हैं वही संसद की मर्यादा और यहाँ के नियमों को तार तार करते हुए दिखाई देते हैं। इस कारण से देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर, बिल्स पर चर्चा ही नहीं हो सकी। या तो नए बिल्स का पुरजोर विरोध किया जाता रहा या फिर बिना चर्चा के ही पास किया गया। दोनों ही स्थिति में ये देश के लिए नुकसानदेह है। 9वीं कड़ी है देश में हो रही देश विरोधी घटनाएं। आए दिन दोस्तों देश में आपने देखा होगा कि देश को तोड़ने की और यहाँ के समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने के प्रयास हो रहे हैं। देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के त्योहार पर उठ रही आपत्तियां, उनके शोभा यात्राओं पर हो रहे पथराव, दंगे, आगजनी और फिर इसके आड़ में होने वाली राजनीति, सब कुछ एक वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट की तरह लगता है। क्योंकि ये देश के किसी कोने में कहीं गलती से 1 या 2 बार होता तो लगता कि हाँ भाई चलो ये गलती से हुआ है, कह के हम मान भी लेते। मगर जब एक ही तरह का पैटर्न बार बार देश के कई प्रदेशों में देखने को मिलता है, बार बार मिलता है, तो लगता है कि ये सामान्य नहीं बल्कि ऑर्केस्ट्रेटेड है, यानी कि करवाया गया है। कोई न कोई देश विरोधी ताकतें इनके पीछे काम कर रही हैं और लोगों में उन्माद और आपसी द्वेष को पैदा कर रही हैं। खैर, सरकार और प्रशासन को वक्त रहते इन हरकतों की सुध लेनी चाहिए और उस प्रदेश के सभी समुदायों के लीडरों से बातचीत करनी चाहिए और अगर तब भी ना समझें तो उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए। इसी के साथ ही आजकल अलग अलग जगहों में रेलवे ट्रैक्स पर बिछाए जा रहे गैस सिलेंडर, कंक्रीट ब्लॉक्स और अन्य कई तरह के डिवाइडर्स भी देश विरोधी ताकतों की साजिशें लग रही हैं, जिन्हें देश की तरक्की और शांति से कोई प्रॉब्लम तो है, इसलिए देश के विकास को पटरी से उतारने की भरसक कोशिश कर रहे हैं वो। अब हर दिन फ्लाइट्स को और अन्य सार्वजनिक स्थलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। बॉम्ब्स के कॉल्स ने एडमिनिस्ट्रेशन की नींद उड़ा दी है। अब एजेंसीज को जल्द से जल्द इन हरकतों के पीछे के लोगों को पकड़कर उन्हें कानूनन सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी ऐसा समाज विरोधी काम करने से इनकार करे और इनके पीछे काम कर रहे देश विदेश के नेटवर्क्स को सामने लाना चाहिए, वरना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
देश की छवि एक अराजक देश के तौर पर बनती चली जाएगी, जो कि बड़ा नुकसानदेह होगा। इसी के साथ ही वक्फ के आड़ में कैसे देश की संपत्ति को हड़पा जा रहा है, लोगों को बिना बताए उनकी दशकों की संपत्ति से उन्हें बेदखल किया जा रहा है, इसे सब कुछ जानने का और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। 10वीं कड़ी है यूएस ऑफिशियल का भारतीय नेताओं से भेंट करना। जेनिफर लार्सन अमेरिकी वाणिज्य दूत हैं, जो कि हैदराबाद में अमेरिकी मिशन के प्रभारी हैं। इन्होंने हाल ही में एनडीए के घटक दल टीडीपी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और AIMIM के पार्टी के लीडर अजदुद्दीन ओवैसी से अलग अलग मुलाकात की। इन मीटिंग्स के होने की जानकारी मीडिया में उपलब्ध है। इसी तरह से भारत में यूएस के एम्बेसडर एरिक गैरसेट्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से और यूएस के कुछ अन्य डिप्लोमेट्स ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता ओमार अब्दुल्लाह से मुलाकात की। वो किस लिए इन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ क्या बातचीत हुई, इसका कोई ब्यौरा नहीं मिला है। और ऐसे अमेरिकी अधिकारियों द्वारा एक एक करके भारत के ओपोजिशन पार्टीज के लीडरों से और एनडीए के घटक दलों के लीडरों से मीटिंग करना भारत सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी मीडिया में कहा था कि उनके तख्ता पलट के पीछे और बांग्लादेशी आवाम को भड़काकर देश में अराजकता फैलाने के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ था। यूएस स्टेट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को बांग्लादेश के तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कहते हैं कि भारत में भी वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने की पूरी कोशिश की गई थी, मगर किन्हीं कारणों की वजह से ये लोग इसमें सफल नहीं हो पाए। और इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आगे फिर से ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। नहीं, भारत सरकार को इन चालों से सावधान रहना होगा। राहुल गांधी का चीन प्रेम किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने चाइना के अलग अलग ऑफिसर से, एम्बेसडर से, राजदूत से भेंट की है। उनके कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय भी उनके और 2 चाइनीज ऑफिसर्स के बीच बातचीत होने की बात उन्होंने एक्सेप्ट की है। इतना ही नहीं, 2008 में उनके और चाइनीज ऑफिशियल्स के बीच कुछ समझौता करते हुए कुछ तस्वीरें मीडिया में भी सामने आई थी। लेकिन इन मुलाकातों को लेकर किए गए किसी भी प्रश्न का उन्होंने अब तक खुलकर उत्तर नहीं दिया है। कई बार वो चीन को लेकर, LAC पर बढ़ रहे तनाव को लेकर भारत सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कभी भी वो ना तो भारत सरकार के रुख का पक्ष लेते हैं और ना ही चीन से सवाल करते हैं। बदले में मौका मिलने पर भारत की तुलना चीन से करके उसकी तारीफ करते हैं। अब तो इस रिश्ते को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। 11वीं कड़ी है भारत कनाडा अमेरिका का मामला। जब से टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनातनी बढ़ी है, तब से अमेरिका इस मामले को लेकर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और भारत को परेशान कर रहा है। पहले तो इसने क्वाड लीडर समिट से पहले आतंकी पन्नून के कहने पर यूएस के कोर्ट से भारत के NSA अजीत डोवाल और रॉ के पूर्व चीफ को समन भेज दिया था। इसके बाद रूस में आयोजित ब्रिक्स समिट से पहले खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की नाकाम साजिशों में शामिल होने के मामले में भारत के पूर्व रॉ अधिकारी विकास यादव की FBI ने वांटेड पोस्टर्स जारी किए हैं। इस मामले में भी विपक्षियों ने इसे एक मौके के रूप में ही देखा और भारत के विरुद्ध ही उंगली उठाने लगे, और इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। ग्लोबल साउथ में भारत की बढ़ती ताकत, भारत रूस संबंधों की बढ़ती गहराई और विश्व में ब्रिक्स संगठन की बढ़ती ताकत, इन सब के चलते अमेरिका को दुनिया में अपनी पकड़ को खोने का डर सता रहा है। इसीलिए वो किसी न किसी बहाने भारत के विकास मार्ग पर अड़ंगे डालता जा रहा है। खैर, पन्नून अमेरिका में अमेरिकी सरकार के शय में बैठकर इंडियन एयरलाइंस के विमानों को ब्लास्ट कराने की धमकी दे रहा है। अमित शाह और अन्य कई नेताओं को मारने की प्लानिंग कर रहा है। भारत में अलगाववादी एजेंडा चलाने की फिराक में बैठा है। क्या ये अमेरिका को नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, सब दिख रहा है उसे, लेकिन उसे तो बस अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी है, चाहे वो दूसरे देश का मोस्ट वांटेड आतंकी ही क्यों ना हो। अब बात यह है कि अमेरिका को लग रहा है कि पन्नून के केस के जरिए उसे भारत पर प्रेशर डालने का बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है, क्योंकि आप अमेरिका का चरित्र निकाल कर देखेंगे तो कहीं जाकर पता चलेगा कि वो दूसरे देशों को अशांति और अराजकता के दलदल में धकेलकर खुद अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रखता है। वैसे हर क्षेत्र में बढ़ते भारत को रोकना उसे मुश्किल हो रहा था। 12वीं कड़ी है तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने की साजिश। जो लोग वैश्विक मंदी में भी तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, उन्हें एक बात कंफर्म हुई है कि अगर भारत को तोड़ना है तो भारत की बढ़ती इकोनॉमी को रोकना होगा, और इकोनॉमी को रोकना है तो भारत के स्टॉक मार्केट की रफ्तार को रोकना है, और इसके रफ्तार को रोकना है तो उसे गिराना होगा। सीधी सी बात है।
निवेशकों के विश्वास को तोड़ना होगा। और अब इसी उद्देश्य से अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में भारत के अडानी ग्रुप के विरुद्ध एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के जरिए उन्होंने अडानी समूह पर वित्तीय मिसकंडक्ट और स्टॉक हेराफेरी करने के आरोप लगाए, जिसके परिणाम स्वरूप मार्केट कैपिटलाइजेशन में 86 बिलियन डॉलर की भारी हानि हुई। दरअसल बात यह है दोस्तों कि सितंबर 2023 तक अडानी का नेटवर्थ 150 बिलियन डॉलर से भी अधिक हो गया था और गौतम अडानी विश्व के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बन गए थे। अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ते तो और कुछ महीने में वो इलॉन मस्क को पछाड़कर वर्ल्ड्स नंबर 1 रिचेस्ट व्यक्ति बन जाते, तो ये अमेरिका को और वहां के डीप स्टेट के लोगों को बिल्कुल नागवार गुजरा। कोई गैर अमेरिकन व्यक्ति वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट व्यक्ति बन जाए, ये तो उन्हें अपमानजनक लगने लगा। तो उन्होंने इस झूठे रिपोर्ट के जरिए भारत के स्टॉक मार्केट को और अडानी समूह दोनों को टारगेट किया। ये झूठा आरोप इसलिए है क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तले सेबी ने अडानी ग्रुप पर लगाए गए सारे आरोपों की जांच की। 24 में से 23 आरोपों में अडानी ग्रुप को निर्दोष पाया गया, बाकी एक की रिपोर्ट भी जल्द ही बाहर आने वाली है। और इस तरह उन्होंने इस रिपोर्ट को शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाने का जरिया बना लिया। इसी तरह फिर से अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और झूठी रिपोर्ट जारी की, लेकिन इस बार मार्केट ने इनके इस चाल को समझ लिया, तो लोगों ने इस रिपोर्ट को कोई खास इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। इस बार श्रीमान राहुल गांधी भी एक वीडियो बनाकर भारत के इन्वेस्टर्स को चेताने की कोशिश करते दिखे। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि अब इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद मार्केट क्रैश कर जाएगी, तो लोगों को अपने स्टॉक्स को सेल करके अपने पैसे ले लेने चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि इनके चेताने का क्या उद्देश्य और मतलब था। इस तरह भारत को आर्थिक मोर्चों पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और अब जो मार्केट लगातार गिर रहा है उसका मूल कारण फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs का भारत के मार्केट से अपने स्टॉक्स को सेल करके चाइनीज मार्केट में निवेश करना है। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो समय के साथ पता चलेगा। 13वीं कड़ी है भारत विरोधी चीन के हथकंडे। वैसे भारत और चीन के बीच 21 अक्टूबर 2024 को एक समझौता हुआ और ये ऐतिहासिक और भारत के कूटनीति की जीत मानी जा रही है। लेकिन सब जानते हैं कि चीन की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। वैसे चीन भारत को अस्थिर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जिसमें कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन देने के साथ उन्हें भड़काना भी शामिल है। इससे वहां का सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा है और राष्ट्रीय एकता कमजोर होती जा रही है। पिछले कुछ सालों में सीमा पर जो बार बार झड़पें हो रही थी, उस कारण से भारत ने चीन से जो भारत में पैसा निवेश किया जा रहा था उसकी जांच की। साथ ही चीन की जिन ऐप्स से देश की सुरक्षा संबंधी डेटा और लोगों के पर्सनल डेटा चुराने का खतरा महसूस हुआ, उन सभी चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इन कारणों से चीन भारतीय व्यवसायों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में लगा हुआ है ताकि भारत में आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सके। अब भारत के स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसके पीछे भी चीन की साजिश होने का संशय बताया जा रहा है। इसके अलावा चीनी सैन्य सहयोग और बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से भारत को रणनीतिक रूप से घेरने के लिए भारत के पड़ोसियों, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के जरिए POK से होते हुए जो रोड वो बना रहा है और मुख्य रूप से LAC पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके सीमा का सैन्यीकरण कर रहा था, वो भारत को घेरने के प्लान से ही कर रहा था। इसके साथ नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के सरकार को उकसाकर नेपाल और भारत के संबंधों में दरार पैदा कर रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से भारत पर जासूसी करने का भी कई बार प्रयास कर रहा है और अब बांग्लादेश के जरिए भी भारत में तनाव बढ़ाने की साजिश कर रहा है। इतना ही नहीं, उस पर आरोप है कि वो भारत के मीडिया हाउसेस और NGOs के जरिए फंडिंग करके अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए काम करवाता है। 2023 में ऐसे ही एक मामले में न्यूज क्लिक मीडिया का नाम सामने आया था और रिपोर्ट का दावा है कि न्यूज क्लिक में $4.56 मिलियन से भी अधिक की राशि जमा की गई थी, जिसका एक बड़ा हिस्सा चीन में अज्ञात स्रोतों से आया हुआ था। इतना ही नहीं, उस पर आरोप लगा है कि भारत, जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना लिए पुरुषार्थ कर रहा है, चीन इसमें भी अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वेस्ट की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि सैमसंग, गूगल, एप्पल, ये सब चीन छोड़कर भारत की ओर रुख कर रही हैं। मगर यही तो चीन को सहन नहीं हो रहा है। इन सभी टैक्टिक्स का उद्देश्य भारत के आंतरिक विभाजन को बढ़ावा देना और भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति को कमजोर करना है। फिलहाल कुछ दिन ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीन ने भारत के साथ समझौता कर लिया।
जिसके अनुसार दोनों देश अपने सैन्य को मई 2020 से पहले वाली स्थिति में मेंटेन करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे एग्रीमेंट तो हुआ है, मगर इतिहास बताता है कि इतनी आसानी से चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 14वीं कड़ी है यूरोप के देशों की खुरापातें। अब यूरोप भारत पर दबदबा बनाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता रहा है, जिसमें यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों जैसे मुद्दे पर पश्चिमी देशों की सुर में सुर मिलाने के लिए अलग अलग तरीके से भारत पर कूटनीतिक दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी यूरोप ने आतंकवाद पर भारत द्वारा उठाए गए कई सवालों पर दशकों से चुप्पी साधे हुए हैं। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि कहीं न कहीं यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यूरोप भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA पर बातचीत करके अपनी अर्थव्यवस्था को और भी खोलने के लिए एनकरेज कर रहा है, ताकि इसके जरिए अपने देश की मंदी को दूर करना उसका प्लान है। और साथ ही चीन की दबंगई को कम कराने के लिए वो भारत का उपयोग करना चाहता है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे अलग अलग देश और अलग अलग लोग चक्रव्यूह बनाकर बढ़ते भारत को रोकने के लिए या फिर उसे अलग अलग मुद्दों पर टुकड़ों में बांटने के लिए घात लगाए बैठे हैं। परिस्थिति बहुत नाजुक है, मगर वो जानते नहीं कि मोदी जी अभिमन्यु नहीं बल्कि अर्जुन है। अर्जुन है वो जो इस चक्रव्यूह को भेदना बखूबी जानते हैं। बस उन्हें देश की जनता का आशीर्वाद चाहिए। चलिए दोस्तों, इस विस्तृत और महत्वपूर्ण विश्लेषण को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये विश्लेषण अच्छी लगी हो तो इन वीडियोस को अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस पर विपक्षियों द्वारा विरोध और हंगामा करने के कारण इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि JPC के पास विस्तृत विचार विमर्श के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये वक्फ एक्ट है क्या? इसे हर भारतीय नागरिक को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भारत के संविधान के नियमों के खिलाफ है, क्योंकि ये संविधान की सुप्रीमेसी को इनकार कराती है। और सबसे बड़ी बात ये जानना जरूरी है कि इसमें आखिर ऐसी क्या बातें हैं जो इसे संविधान के खिलाफ कर देती हैं। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये वक्फ या वक्फ बोर्ड ये क्या है। देखिए, भारत में वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, अर्थात एक वैधानिक इकाई है, जिसकी स्थापना वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज और रेगुलेट करने के लिए की गई है। इस्लामी कानून के तहत ये संपत्तियां जो कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां होती हैं, ये कहलाती हैं वक्फ संपत्तियां। और वक्फ बोर्ड का काम ये होता है कि ये इन संपत्तियों को दानकर्ता की इच्छा के अनुसार संरक्षित करे, इनका उपयोग करे। इसी के साथ ही बंटवारे के समय जिन मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टीज को भारत में छोड़ दिया था और पाकिस्तान चले गए थे, उनकी संपत्तियों को सरकार ने वक्फ बोर्ड को सौंपकर उनके मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी बोर्ड को दे दी थी। अब भारत में वक्फ बोर्ड की औपचारिक स्थापना वक्फ एक्ट 1954 से शुरू हुई, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रदान करना था। इस एक्ट की आवश्यकता इन संपत्तियों को अच्छे ढंग से मैनेज करने, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने की आवश्यकता से उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उस समय की मौजूदा प्रणालियां अक्सर मिसमैनेजमेंट और विवादों से ग्रस्त रहा करती थी। अब देखा जाए तो एक वक्फ बोर्ड में आमतौर पर 10 से 15 लोग होते हैं। इनमें से एक मैनेजिंग ट्रस्टी, एक सहायक मैनेजिंग ट्रस्टी, सेक्रेटरी, ट्रेजरी और 8 से 10 मेंबर शामिल होते हैं, जिन्हें उनकी विशेषज्ञता और वक्फ के उद्देश्यों के प्रति कमिटमेंट के आधार पर चुना जाता है। सिंपल है। अब इसी 1954 यानी कि 1954 के एक्ट के अनुसार ही वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की देखरेख करने के लिए प्रत्येक राज्य स्तरों पर वक्फ बोर्ड और केंद्रीय स्तर पर एक वक्फ काउंसिल की स्थापना का प्रोविजन किया गया था। इसी के साथ ही इस एक्ट में इन संपत्तियों के मैनेजमेंट में मुतवल्लियों यानी कि संरक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को डिटेल में बताया गया था। अब बात आती है सन 1995 में यानी कि 1995 में। अब यहाँ पे आता है एक अमेंडमेंट के जरिए मूल एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए और उसे अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ संशोधन लाए गए। इसके बाद फिर से 2013 में उस समय के मनमोहन सिंह यानी कि कांग्रेस सरकार द्वारा फिर से एक संशोधन लाया गया। इस संशोधन के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार लाए गए। इस अमेंडमेंट को भी समझ लेते हैं। देखिए, इस अमेंडमेंट के माध्यम से इस एक्ट में सेक्शन 40 को जोड़ा गया और सेक्शन 40 कहता है कि अगर वक्फ को कोई प्रॉपर्टी लगती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है तो वो वक्फ की हो जाएगी। कल को समझ लो वक्फ कहीं आपकी संपत्ति या अपने समुदाय से जुड़ी हुई संपत्ति या अपने धार्मिक स्थलों की संपत्तियों पर दावा ठोकता है तो आपको उसे खाली करना ही पड़ेगा। इस दावे के विरुद्ध आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कानून ही ऐसा बनाया गया है। अब अगर आपको जाना है तो आप वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में अपना केस लेकर जा सकते हैं, जहां ट्रिब्यूनल को आप छोटा कोर्ट कह सकते हैं।
ट्रिब्यूनल के जज और सदस्य मुस्लिम लॉ बोर्ड के जानकार होते हैं, यानी कि इस्लाम धर्म के स्कॉलर होते हैं। ऐसे में अगर आप अपने प्रॉपर्टी का केस लेकर ट्रिब्यूनल में जाएंगे और कहेंगे कि वक्फ मेरी प्रॉपर्टी को अपना कह रहा है, तो अब जरा आप सोच के देखिए कि वो जज कितना निष्पक्ष होकर आपके हक में फैसला देगा। इस तरह पीड़ित को न्याय मिलना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ इस जज के द्वारा सुनाए गए फैसले को आप किसी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते। ये इस देश का फिर आखिरी फैसला हो जाएगा आपकी प्रॉपर्टी के लिए। बात खत्म। देखिए और सोचिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने बहुसंख्यकों के साथ कितना बड़ा खेल कर दिया। और हाँ, ये सब कुछ बकायदा सेकुलरिज्म के नाम पर किया गया है। इसे कहते हैं सेकुलरिज्म कांग्रेस की भाषा में। और उस जज को किसी भी प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को अधिक से अधिक 1 साल के अंदर सुनवाई करके फैसला सुनाना होगा। इतने कम समय में तो सुनवाई ठीक से होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। मामूली से मामूली केसेस में फैसला आने में इस तरह के केसेस में 20-20, 30-30 साल लग जाते हैं और यहाँ 1 साल में फैसला सुनाओ। मगर कांग्रेस ने कानून ही ऐसा बनाया है कि इस ट्रिब्यूनल में फैसला 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए। मतलब इसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि यहाँ पर कानून बनाने वाले और जिनके लिए कानून बनाया गया, दोनों की नीयत खराब है, दुरुद्देश्य दिखाई देता है। हाँ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कांग्रेस का प्यार हमेशा से सो कॉल्ड अल्पसंख्यकों के साथ रहा है। इतना ही नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने खुद दिल्ली की 113 प्राइम प्रॉपर्टीज को चुपचाप वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया, बिना किसी चर्चा के। किसी को पता ही नहीं चला। वक्त वक्त पर अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी इस कानून का समर्थन किया, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या केजरीवाल हो या कोई अन्य पार्टी के नेता हो, लोग हो। केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मुकेश अंबानी का घर भी वक्फ प्रॉपर्टी पे बना होगा तो हम तो उसे भी खाली करवाएंगे। अब देखिए, अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो भाई उन्हें अपने वोट बैंक के खिसकने का डर रहता है ना। यही तो है, हाय रे, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी। यही तो है डेमोक्रेसी। खैर, क्या आप जानते हैं कि रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक यानी कि लैंड होल्डर है। आज वक्फ बोर्ड पूरे भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। आज भारत में राज्य और यूनियन टेरिटरीज दोनों स्तरों के बोर्ड्स को मिलाकर देखा जाए तो मुख्य रूप से कुल 32 वक्फ बोर्ड्स काम करती हैं और इसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 शिया वक्फ बोर्ड भी शामिल हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। इन बोर्ड्स के ऊपर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल यानी कि CWC होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये काउंसिल केंद्र और राज्य सरकारों तथा वक्फ बोर्डों को सलाह देने के साथ साथ इनके बीच एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है। खैर, अब देखते हैं कि इस एक्ट में अमेंडमेंट लाने की क्या जरूरत आन पड़ी। पहला, इस एक्ट का एक प्रावधान कहता है कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो जाती है तो उसे रद्द या बदला नहीं जा सकता है। आलोचकों का तर्क है कि ये प्रावधान सार्वजनिक भूमि पर अनऑथोराइज्ड दावों और अतिक्रमणों की अनुमति देता है। तमिलनाडु के त्रिची जिले के थिरुचेंथुरई गांव में कई एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपना घोषित किया है। यहाँ के पुरातन मंदिर पर भी वक्फ ने अपना कब्जा किया हुआ है। जब तक गांव के एक किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचने की नहीं सोची, तब तक लोगों को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि ये जमीन तो वक्फ बोर्ड की है, जिसे हम अपना बता रहे हैं। ये गांव अब वक्फ की प्रॉपर्टी हो चुकी है। देखिए कितना खतरनाक हो सकता है बिना लगाम का ये कानून। नंबर 2, वक्फ एक्ट वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी के मौजूदा मालिक को पर्याप्त सूचना दिए बिना या उनसे बातचीत किए बिना संपत्तियों को वक्फ घोषित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। इसीलिए इसे बेरहम एक्ट यानी कि ड्रैकोनियन एक्ट कहा जाता है। नंबर 3, एक्ट में संपत्तियों का सर्वेक्षण करके उनकी वक्फ स्टेटस निर्धारित करने का प्रावधान है। लेकिन आलोचकों का तर्क ये है कि ये सर्वेक्षण प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी यानी कि निर्धारित प्रक्रिया के बिना किए जा सकते हैं। नंबर 4, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि एक्ट के तहत स्थापित वक्फ ट्रिब्यूनल को संवैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस और सेपरेशन ऑफ पावर को कमजोर करता है, क्योंकि ट्रिब्यूनल के पास नियमित न्यायपालिका की पर्याप्त निगरानी के बिना वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार है। नंबर 5, इसी के साथ ही वक्फ बोर्ड, वक्फ सर्वेयर, वक्फ ट्रिब्यूनल तीनों मिलकर क्रमशः लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल का काम करते हैं। इनमें सरकार और न्यायपालिका का कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट है। तब आलोचकों का कहना है कि ये तो एक पैरेलल गवर्नमेंट हो गया, जो कि देश और समाज के लिए खतरनाक है। नंबर 6, धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से भूमि पर दावे करना, हिंदू संपत्तियों पर अतिक्रमण, अधिकार का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार के आरोप, 40,000 से भी ज्यादा पेंडिंग कानूनी मामले,
फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, राजनीतिक हेरफेर, गरीब तबके के मुसलमानों को इसका अधिक फायदा ना मिलना और कई अन्य आरोप वक्फ बोर्ड के खिलाफ बार बार लगाए जाते हैं। इस कारण से इसमें संशोधन करके इसे और अधिक अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव और यूजफुल बनाना जरूरी हो गया था, बहुत जरूरी। अब दोस्तों, इन महत्वपूर्ण कारणों की वजह से वक्फ एक्ट में बदलाव करके उसे सरकार और न्यायपालिका के नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था। इसे लेकर कई दिनों से देश भर में मांग उठ भी रही थी। इसीलिए इस एक्ट में बदलाव लाने के लिए 8 अगस्त 2024 को संसद में द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लाया गया था, जिस पर विपक्षियों द्वारा प्रबल विरोध के कारण ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास चर्चा और सुझावों के लिए इसे भेज दिया गया। केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द जेपीसी का गठन करके उसके लिए 21 सदस्यों के नामों को पैनल के लिए क्रॉस पार्टी से चुनकर मनोनीत भी कर दिया है। नॉमिनेटेड लोकसभा सदस्यों में AIMIM के विधायक असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं, जिन्होंने बिल का जमकर विरोध किया था। कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई और इमरान मसूद के अलावा जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, A राजा शामिल हैं। इन्हीं के साथ ही किरण रिजिजू ने 10 राज्यसभा सदस्यों को भी मनोनीत किया है। ये कमेटी संसद के अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अब देखते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में किन बदलावों की सिफारिश की गई है। इस विधेयक अर्थात बिल के जरिए 40 के आसपास बदलाव किए गए हैं, जिनमें से बहुत से बदलाव ऐसे हैं जो वक्फ की मनमानी को कम करते हैं। चलिए हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही समझते हैं। नंबर 1, विधेयक में कहा गया है कि केवल वही व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर सकता है जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। ये स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को घोषित की जा रही संपत्ति का खुद मालिक होना जरूरी है। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि वक्फ अल औलाद के परिणाम स्वरूप डोनर के उत्तराधिकार को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो उत्तराधिकारी महिला ही क्यों ना हो। नंबर 2, वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति अब वक्फ नहीं रहेगी। अब किसी प्रॉपर्टी को लेकर अनिश्चितता की स्थिति में उसे जिले के कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक निर्धारित करे, ना कि वक्फ ट्रिब्यूनल। कलेक्टर ही राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। अगर ये सरकारी संपत्ति मानी जाती है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड भी अपडेट करेंगे। नंबर 3, प्रस्तावित संशोधनों में केंद्रीय वक्फ काउंसिल में 2 गैर मुस्लिमों को शामिल करने की वकालत की गई है। विधेयक में वक्फ बोर्ड में मनोनीत सदस्यों का प्रस्ताव है कि इसमें एक सदस्य बोहरा और आगा खानी समुदायों से होना चाहिए तथा साथ में 2 महिलाएं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, महिलाओं का होना इंपॉर्टेंट है। और इस बोर्ड में शिया और सुन्नी दोनों समुदाय के लोगों को भी प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों को शामिल करना अधिक समावेशी शासन की दिशा में एक कदम है, जो कि निर्णय लेते समय अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण को समझने की पैरवी करता है। चौथा, बिल में इस नियम को हटा दिया गया है कि ट्रिब्यूनल के निर्णय ही अंतिम होंगे, वही सर्वे सर्वा है, उन पर अपील नहीं की जा सकती है। ये हटा दिया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के विरुद्ध अब 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, या तो हाई कोर्ट की पहल पर या बोर्ड या पीड़ित पक्ष द्वारा आवेदन के माध्यम से। तो दोस्तों, ये रहा हमारे देश का वक्फ एक्ट, उसका इतिहास, महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स और 2024 के बिल को लेकर हमारा डीप और डिटेल विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये प्रयास सार्थक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करिए। हाँ, कमेंट में आप ये जरूर बताइए कि आगे हम किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सुझाए गए टॉपिक पर वीडियो बनाने की। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जब से अग्निपथ योजना को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तब से ही इसे लेकर देश भर में इसके समर्थन और विरोध में खूब चर्चाएं हुई हैं। पिछले दिनों संसद में भी एक बार फिर से इसको लेकर खूब हंगामा हुआ। इसे लेकर कुछ आम लोगों में भी असमंजस की स्थिति है। अब कुछ लोगों को लगता है कि इस योजना के माध्यम से युवाओं के साथ अन्याय किया गया है। पिछले दिनों इसे लेकर विपक्ष द्वारा कहा गया कि ये योजना बेकार है, ये योजना युवाओं को यूज एंड थ्रो करने वाली स्कीम है, सरकार इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जब हम सत्ता में आएंगे तो इस योजना को रद्द कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई कि अग्निवीर को हम हटा देंगे। चलिए इस वीडियो में इस विषय को लेकर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे और सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट संशयों को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस इंटरेस्टिंग वीडियो में खो जाएं, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह आपका 2 सेकंड का काम हमें और अधिक उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए
सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये अग्निपथ योजना है क्या, अग्निवीर किन्हें कहते हैं। जून 2022 में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में अर्थात सेना में सेवा देने के लिए भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती स्कीम लेकर आती है, जिसे अग्निपथ का नाम दिया गया। और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के रूप में चुना जाता है। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल के पीरियड के लिए सेना में सेवा देने की अनुमति और अवसर देता है। बहरहाल, जब पहले से ही सेना में ऑलरेडी भर्तियां चल रही थीं, ऐसे में इस नई योजना को लाने की क्या जरूरत आन पड़ी? अब आपके मन में भी यही सवाल होगा, है ना? चलिए इसके पीछे के उद्देश्यों, जरूरतों, कारणों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों में सैनिकों की औसत आयु को 32 वर्ष से घटाकर 26 वर्ष करना है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आधुनिक युद्ध आवश्यकताओं के अनुरूप यंग, डायनामिक और नए टेक्नोलॉजी में काम करने वाले उत्सुक सैन्य बल तैयार करना है। असल में कारगिल युद्ध के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी यानी कि KRC को भविष्य में संकटों को टालने के उपाय की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। इस कमेटी के सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण सिफारिश भारतीय सशस्त्र बलों की आयु को कम करने का था। दूसरा उद्देश्य है कि 4 वर्ष की छोटी अवधि के लिए सैनिकों को भर्ती करके सरकार एक पतली और अधिक चुस्त सैन्य बल बनाए रखने की उम्मीद करती है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति से पूरी तैयारी के साथ जल्द से जल्द निपटा जा सके। तीसरा उद्देश्य सैन्य वेतन और पेंशन से जुड़े फाइनेंशियल बर्डन को कम करना है। सरकार को उम्मीद है कि 4 साल के बाद भर्ती किए गए 75% सैनिकों को बर्खास्त करके लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स में काफी कमी लाई जा सकती है और इस तरह उन बचत के पैसों को सेना के आधुनिकीकरण और आवश्यक युद्ध सामग्रियों की खरीदारी में लगाया जा सकता है। चौथी आवश्यकता ये है कि आर्मी के पेंशन से जुड़े बढ़ते खर्चों को कम करना। वैसे पिछले दशक में इस बढ़ोतरी का औसत वार्षिक दर 12% रहा है, जो कहीं न कहीं सेना के मॉडर्नाइजेशन की रफ्तार को कम कर रहा था। अग्निपथ मॉडल को भविष्य की सैन्य जरूरतों के लिए एक समाधान माना गया है। इसी के साथ ही 5वां कारण था कि इस योजना की शुरुआत से पहले कोविड-19 महामारी के कारण 3 साल तक कोई भी भर्तियां नहीं हो पाई थी। इसी के साथ ही हर साल 50,000 से 60,000 सैनिकों की रिटायरमेंट से पैदा हो रही सैनिकों की कमी को दूर किया जा सके। इस योजना का 6वां उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए एक अवसर प्रदान करके मोटिवेटेड युवाओं को आकर्षित करना है, जो युवा लॉन्ग टर्म सैन्य करियर के लिए कमिट करने में संकोच करते हैं। उन्हें इस अग्निपथ स्कीम के तहत शॉर्ट टर्म सैन्य करियर के लिए आकर्षित किया जा रहा है। तो ये तो रहे इस योजना के पीछे के प्रमुख उद्देश्य और कारण। चलिए अब जानते हैं कि इस अग्निपथ योजना के लिए अग्निवीरों की भर्तियां कैसे की जाती हैं। देखिए, इस योजना के तहत हर साल लगभग 45,000 से 50,000 अग्निवीरों की एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग के माध्यम से भर्ती की जाती है। अग्निवीर बनने के लिए आयु सीमा 17.5 साल यानी कि 17.5 साल से 21 साल और आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। अग्निवीर चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित परीक्षा यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण यानी कि PET और चिकित्सा परीक्षा शामिल होता है। लिखित परीक्षा केंद्र आमतौर पर प्रमुख शहरों, कस्बों में स्थित होते हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन पंजीकरण करते समय परीक्षा केंद्र में अपना पसंदीदा स्थान चुन सकते हैं। आमतौर पर इन परीक्षाओं को हर साल दिसंबर में कंडक्ट किया जाता है और इन परीक्षाओं में कैंडिडेट्स के साइंस, मैथमेटिक्स और अन्य विषयों में रुचि और ज्ञान को परखा जाता है। CEE यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आवेदन की श्रेणी के अनुसार उम्मीदवारों को 1 घंटे में 50 प्रश्नों या 2 घंटे में 100 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। हर गलत उत्तर के लिए 25% अंक काटे जाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए निर्दिष्ट रैली स्थल पर निर्दिष्ट दिनांक पर भर्ती रैली आयोजित की जाती है। शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को फेज 2 के लिए जॉइन इंडियन आर्मी वेब पोर्टल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसके साथ ही अन्य सूचित सभी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट के साथ जाना होता है। अब आपको बता दें कि फेज 2 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिलिट्री हॉस्पिटल में जाकर मेडिकल एग्जामिनेशन देना होता है। अब देखते हैं कि अग्निपथ में शामिल होने वाले अग्निवीरों को कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। इस योजना के तहत अग्निवीरों को कई सारे लाभ होते हैं। ये कोई झूठे वादे करके जवानों से उनकी जवानी और भविष्य छीनने का षड्यंत्र नहीं है, जैसा कि दुष्प्रचार किया जाता है। ये आपको गर्व के साथ सर उठाकर सम्मान से जीने का मौका देता है। देखिए, पहला है अग्निवीरों को 4 वर्षों में फिक्स्ड इंक्रीमेंट के साथ 30,000 से 40,000 रुपए प्रति माह की सैलरी मिलती है। नंबर 2, वेतन का एक हिस्सा यानी कि 30% सेवानिधि कोष में जमा किया जाता है, जिसमें सरकार का भी बराबर का योगदान होता है। 4 साल बाद अग्निवीरों को इस कोष से लगभग 11.71 लाख रुपए मिलते हैं। नंबर 3,
सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को 11 से 12 लाख रुपए का एक मुश्त एग्जिट पैकेज मिलता है। नंबर 4, 4 वर्ष के बाद 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित सैनिक के रूप में रखा जाएगा, जिससे उन्हें स्थायी रोजगार का अवसर मिलेगा। नंबर 5, इसी के साथ ही अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF, असम राइफल्स और अन्य सरकारी नौकरियों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 6, सरकार आगे की शिक्षा के लिए ब्रिजिंग कोर्सेज की सुविधा प्रदान करेगी तथा कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विशेष कोर्सेज उपलब्ध कराएगी। नंबर 7, ड्यूटी पर मृत्यु होने की स्थिति में अग्निवीरों के परिवारों को अतिरिक्त मुआवजे के साथ 48 लाख रुपए की नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस अमाउंट का हकदार माना जाता है। नंबर 8, सेवा के दौरान विकलांग होने पर विकलांगता की सीमा के आधार पर अग्निवीर को 44 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। नंबर 9, सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के स्वामित्व वाले उद्यमों में अग्निवीरों के लिए 10% वैकेंसी रिजर्व करने का वादा किया है। नंबर 10, अग्निवीरों को भविष्य में CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए आयु सीमा में 5 वर्षों तक की छूट मिलेगी। नंबर 11, जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात और राजस्थान सरकार ने भी अपने यहाँ पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात कही है। उससे पहले उत्तराखंड और हरियाणा पहले ही पुलिस समेत कुछ नौकरियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कह चुके थे। तो देखिए, इस तरह से और भी कई सारे लाभ मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए सरकार की अग्निपथ वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, देखा ना आपने कि ये योजना कितनी सोच समझकर अग्निवीरों की वर्तमान और भविष्य की सुनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। जो युवा देश की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। बहकाने वालों को नजरअंदाज कर दो, क्योंकि उन्हें आपकी नहीं पड़ी है, ना देश की पड़ी है, उन्हें बस उनके खुद के भविष्य की चिंता है। इस योजना के अंदर मुख्य रूप से 3 ड्रॉबैक्स को पॉइंट आउट किया जाता है। पहला, अग्निपथ के अभ्यर्थियों को केवल 4 वर्ष के लिए नौकरी पर रखा जाएगा। दूसरा, 4 साल सेवा के पश्चात केवल 25% अभ्यर्थियों को ही स्थायी पद पर पदोन्नत किया जाएगा, बाकी के 75% को पद छोड़ना होगा। नंबर 3, अग्निपथ योजना के अंतर्गत नियुक्त अभ्यर्थियों को पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि बाहर रहकर अगर कोई युवा उम्र के इस पड़ाव में यानी कि 17 से 21 वर्ष की आयु में कुछ सार्थक नहीं कर पाता है और समय ऐसे ही बीत जाता है, तो बेहतर है कि अगर इच्छा है तो इन 4 सालों को देश की सेवा में दें और डिसिप्लिन के साथ बहुत कुछ सीखकर गर्व के साथ लौटकर आगे के जीवन को सम्मान के साथ व्यतीत करें। अगर देखा जाए तो औसतन युवाओं को अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढने में 23 से 24 वर्षों की आयु लगती है, लेकिन तब तक एक अग्निवीर 4 साल देश की सेवा करके अनुभव प्राप्त करके उत्साह के साथ अपने आगे के करियर के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में अवश्य बताइए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय हिंद, जय भारत।